हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट के ऊपर, और एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा जहां तक आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और कुछ यूनिक एडजस्टमेंट्स भी हैं इसके अंदर। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को आज मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज डायरेक्ट लेक्चर अपना क्वेश्चन सॉल्विंग से। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखो क्वेश्चन है आपके सामने, X परचेज द बिजनेस ऑफ Y फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, यानी कि X ने Y लिमिटेड का बिजनेस खरीदा, यानी कि X लिमिटेड थी और ये Y लिमिटेड थी, और X ने Y का क्या करा, बिजनेस परचेज किया। और कब परचेज किया? 1 अप्रैल 2019 को। आगे क्या बोल रहा है वो, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% of the average annual profit of the last 4 years। अगर X ने Y का बिजनेस परचेज किया है तो Y ने अपना बिजनेस बेचा होगा Y को, X को, और जब Y अपना बिजनेस X को बेचेगा तो कुछ अमाउंट रिकवर करेगा किसके नाम का, गुडविल के नाम का। और Y कुछ पैसा X से मांगेगा, किस चीज का पैसा मांगेगा, गुडविल का। अब जब Y X से गुडविल का पैसा मांगेगा तो Y के गुडविल का अमाउंट तो मालूम होना चाहिए ना कि कितना गुडविल मांगूंगा मैं X से। तो इसी के लिए वो बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर कि गुडविल की आपको वैल्यूएशन करनी है। किस तरीके से वैल्यूएशन करनी है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 इयर्स, यानी कि Y के पिछले 4 सालों का प्रॉफिट दे रखा है, उसका एवरेज निकालना है आपको। और प्रॉफिट का जब एवरेज आ जाएगा आपके सामने, उसके बाद उसका क्या कर देना है, 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। पिछले 4 सालों का प्रॉफिट आपके सामने है। 2016 का कितना है, 1 लाख। लॉस कितना है 17 का, 1,50,000। प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000, और फिर दोबारा से प्रॉफिट है 2 लाख का। आगे देखो दो एडजस्टमेंट और दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st of March 2017 मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट, यानी कि 2017 का जो ईयर एंड हुआ था 31st of March को, उस समय जो प्रॉफिट था उसके अंदर से क्या हुआ, एक मशीन क्या कहते हैं, मशीन डिस्ट्रॉय हो गई एक्सीडेंट में, और 60,000 आपने उस ईयर के प्रॉफिट में से क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। ठीक है। और अगला एक एडजस्टमेंट आपके सामने, ऑन 1 जुलाई 2017 2 कंप्यूटर्स कॉस्टिंग ₹40,000 ईच वर परचेज्ड and were debited to traveling expense account on which depreciation is to be charged at the rate of 10% per annum on a straight line basis। ये क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना कैलकुलेशन। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर आप बनाओगे एडजस्टमेंट टेबल। कितने सालों का प्रॉफिट दे रखा है आपके सामने, 4 इयर्स का, 2016, 2017, 2018 एंड 2019। ये 4 इयर्स का प्रॉफिट है आपके सामने। कितना कितना, यहां पे लिखोगे आप प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। कितना दे रखा है आपके सामने प्रॉफिट, 16 का 1 लाख, 17 का है आपके सामने लॉस 1,50,000 का, 18 का है प्रॉफिट 1,50,000 का, और 19 का प्रॉफिट है आपके सामने 2 लाख रुपीस का। ये आपने ऐसे लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जितने भी एडजस्टमेंट दे रखे हैं उनका क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल में। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि प्रॉफिट दे रखा है आपको 2016 का 1 लाख, जो उसके सामने एक ब्रैकेट में एक लाइन दे रखी है, उसमें क्या लिखा हुआ है, आफ्टर डेबिटिंग द लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 50,000, यानी कि 2016 का जब ईयर एंड हुआ था, यानी 31 मार्च 2016 का जब ईयर एंड हुआ, उस साल क्या हुआ था, 15-16 फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई स्टॉक था आपके पास, कोई स्टॉक था आपके पास, उसके अंदर आग लग गई और वो माल क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। स्टॉक क्या हो गया, डिस्ट्रॉय।
50,000 का। अब एक बात बताओ, अगर आपका स्टॉक 50,000 का डिस्ट्रॉय हुआ फायर से, तो क्या ये एबनॉर्मल लॉस है कि नॉर्मल लॉस है? खुद सोच के बताओ, ये नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है? ये है हमारा एबनॉर्मल लॉस। क्यों? क्या एक्सीडेंट बाय फायर या लॉस बाय फायर आपका रोज होता है बिजनेस के अंदर? नहीं, कभी कभार हो जाता है, आग लग गई या माल डिस्ट्रॉय हो गया आपका, तो नॉर्मल बेसिस है कि एबनॉर्मल बेसिस है? एबनॉर्मल बेसिस है। अब जब ये बेस एबनॉर्मल है, आपका स्टॉक का जो लॉस है वो एबनॉर्मल लॉस है, आपने क्या किया? आफ्टर डेबिटिंग द लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, यानी कि ये जो लॉस था आपने P&L अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 50,000। यही किया है आपने, क्योंकि उसके सामने लिखा हुआ है आफ्टर डेबिटिंग द लॉस ऑफ 50,000। तो क्वेश्चन आपको ये कहना चाह रहा है कि जो आपने प्रॉफिट निकाला है ना 2016 का, इसमें से ऑलरेडी जो लॉस हो चुका है 50,000 का फायर के थ्रू स्टॉक का, वो ऑलरेडी आपने माइनस कर दिया। यानी कि अगर P&L के अगर डेबिट साइड में पोस्टिंग करोगे 50,000 के लॉस की, ये वाले, तो प्रॉफिट तो आपका इधर आता है। जो आपका प्रॉफिट इधर आता है, इसमें से आप अगर डेबिट साइड में कोई भी चीज पोस्टिंग करते हो, तो वो प्रॉफिट में से वो चीज क्या हो जाती है? माइनस। तो आपने 50,000 माइनस कर दिया एबनॉर्मल लॉस के नाम का। तो क्या एक बात बताओ, क्या ये हमारा नॉर्मल लॉस था कि एबनॉर्मल था? एबनॉर्मल। जब ये आपका बिजनेस का लॉस है ही नहीं, तो क्या आप इसको इसमें से माइनस करते? नहीं करते। यानी कि जितने भी प्रॉफिट लिए जाएंगे इसके अंदर, वो आपके बिजनेस वाले प्रॉफिट लिए जाएंगे। विदाउट बिजनेस वाले प्रॉफिट या लॉस को क्या करा जाएगा? एक्सक्लूड। ठीक है, तो आपने जो 50,000 का स्टॉक का जो लॉस था, आपने ऑलरेडी इसके अंदर से क्या कर दिया? माइनस। क्यों कर दिया? क्योंकि एक्सीडेंट से लॉस हुआ था। लेकिन क्या ये एक्चुअली माइनस होना चाहिए था? नहीं। जब ये एक्चुअली माइनस नहीं होना चाहिए था, तो आपने ऑलरेडी जब इसके अंदर माइनस कर दिया, तो आप उसको आप दोबारा से एक्चुअल पे लाने के लिए क्या करोगे? ऐड। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? प्लस लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। कितने का स्टॉक था? 50,000। या आप दोबारा से क्या कर दोगे? ऐड बैक कर दो। क्यों कर दोगे? वो अभी मैंने आपको बता दिया कि जो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर था आपका, ये एबनॉर्मल लॉस था। और एबनॉर्मल लॉस आपका जब हो गया, देन हम कौन सा प्रॉफिट निकाल रहे हैं? नॉर्मल, यानी कि बिजनेस का। लेकिन बिजनेस से तो इंक्लूड था ही नहीं। जब बिजनेस का था ही नहीं है, तो आपने माइनस क्यों किया? आपको माइनस नहीं करना चाहिए था। नॉर्मल लॉस होता आप माइनस कर देते, लेकिन एबनॉर्मल लॉस है, वो माइनस नहीं होना चाहिए था। उसको आप दोबारा से क्या करोगे? ऐड बैक। तो कितना ऐड बैक करोगे? 50,000। बात समझ में आई यहां तक? आगे देखो, 2017 के अंदर आपको लॉस दे रखा है। कितना लॉस है आपके पास? 1,50,000 का। आगे क्या बोल रहा है उसके सामने? देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड ₹80,000। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन क्या होता है? कोई भी पर्सन अगर अपनी इच्छा से रिटायर कर जाता है, यानी कि जो उसकी रिटायरमेंट की एज होती है उससे पहले ही अगर वो रिटायर कर जाए अपने मन से, क्या है कि आज से मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन। जब वो रिटायरमेंट होता है, जब वो रिटायर होता है, तो कंपनी उसको पेमेंट करती है कुछ कंपेंसेशन, यानी कुछ अमाउंट पे करती है रिटायरमेंट पे। चाहे रिटायरमेंट पे करे या रिटायरमेंट से पहले अगर उसने रिटायरमेंट ले लिया, तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट। उस समय भी अगर कोई अमाउंट पे कर जाता है, उसको बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन। अब क्या हुआ? वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पे करा कितने का? 80,000 का। क्या ये नॉर्मल था कि एबनॉर्मल था? अगर कोई पर्सन रिटायर हो रहा है, लेकिन रिटायरमेंट क्या रोज होता है? नहीं, साल में एक बार मुश्किल से होता हो रिटायर, या फिर 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कुछ एक आध पर्सन रिटायर होता है। ऐसा तो नहीं डेली बेसिस पे कोई काम हो रहा है, नहीं, डेली बेसिस पे कोई भी रिटायर नहीं होता कंपनी के अंदर। तो जब वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पे करने की बात आई, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन तो पे कर दिया। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट जब आपका नॉर्मल था ही नहीं, क्या था? एबनॉर्मल लॉस था। क्या ये नॉर्मल लॉस था कि एबनॉर्मल लॉस था? एबनॉर्मल लॉस था। जब एबनॉर्मल लॉस था, आपने प्रॉफिट लॉस में से क्या कर दिया होगा? माइनस। वो भी कौन सी ईयर के प्रॉफिट में से? 17 में से। अब उसको आप दोबारा से क्या करोगे? ऐड बैक करोगे। क्यों? क्योंकि ये डेली नेचर का नहीं है। दोबारा आप क्या करोगे? प्लस वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन। कितना ऐड बैक करोगे यहाँ पे आप?
80,000। बात समझ में आई? ये दो एडजस्टमेंट हम लोगों ने निपटा लिए। अगला एडजस्टमेंट देखो आप जरा नीचे क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st of March 2017 a machine got destroyed in accident and 60,000 was written off as loss in P&L account। यानी कि जब ईयर एंड हुआ आपका, कब ईयर एंड हुआ, 31st of March 2017 को जो ईयर एंड हुआ इस साल में, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर मतलब 16-17 में आपके पास एक मशीन थी, वो फायर से क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, यानी कि मशीन आपकी डिस्ट्रॉय हो गई एक्सीडेंट के अंदर। तो ये भी एक बात बताओ, नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस है? एबनॉर्मल लॉस है ये भी आपका। कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल, क्योंकि डेली बेसिस पे काम नहीं होगा। जब डेली बेसिस पे काम नहीं होता और ये बिजनेस का नेचर नहीं है, तो क्या ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। तो जब ये एबनॉर्मल है हमारा, ये लॉस हो गया आपको एक्सीडेंट से मशीन का, और आपने इसको कहाँ पोस्ट कर दिया, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस के नाम से शो कर दिया मशीन का कितना, 60,000। जब P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आप लॉस बाय एक्सीडेंट शो करोगे 60,000, तो ये आपका प्रॉफिट इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये एबनॉर्मल आइटम है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया, डिक्रीज। अब लेकिन आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो उसको जो ऑलरेडी डिक्रीज हो गया वो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कौन सी ईयर के प्रॉफिट के अंदर ऐड करोगे, जो ईयर आपका कब एंड हो रहा है, 31st of March 2017 में जो आपका ईयर एंड हो रहा है, इस साल के प्रॉफिट के अंदर आप दोबारा से क्या करोगे, ऐड बैक करोगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस लॉस बाय एक्सीडेंट, कितना ऐड करना है आपको, 60,000। ठीक है, ये ऐड कर दिया हमने। लास्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, और लास्ट एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 जुलाई 2017, जो ईयर था आपका 17-18, और ईयर कब एंड होगा 17-18 वाला, 31st of March 2018 को। कब एंड हुआ होगा, 31st of March 2018 को। तो जो भी एडजस्टमेंट होगा कौन सी ईयर के प्रॉफिट के अंदर होगा, 2018 वाले प्रॉफिट के अंदर एडजस्टमेंट होगा। याद रखना, वहां पे डेट क्या लिखी थी, 1 जुलाई 2017। जब 1 जुलाई 2017 की बात चल रही है तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा लग गया हमारा, 17-18। तो एडजस्टमेंट जब आप प्रॉफिट का कैलकुलेशन करोगे ईयर एंड पे, कब कैलकुलेशन करोगे आप प्रॉफिट का 17-18 का, 31st of March 2018 के अंदर कैलकुलेशन करोगे। तो इसीलिए एडजस्टमेंट जो भी होगा 17 वाले ईयर में नहीं होगा, ये तो 31st March 2017 वाला ईयर था, ये हमारा ईयर है 31st of March 2018 वाला। तो जो भी एडजस्टमेंट होगा 17-18 का, कौन सी ईयर में होगा, 18 वाले उसमें। अब एक बात बताओ, आपने दो कंप्यूटर खरीदे थे, कब खरीदे थे, 1 जुलाई 2017 को, कितने वैल्यू के, 40,000 ईच। 40,000 ईच का आपने कंप्यूटर खरीदे, यानी कि दो कंप्यूटर खरीदे, तो टोटल वैल्यू कितनी खरीदी, आपने 80,000 के कंप्यूटर खरीदे, और आपने वो डेबिट कर दिया कौन से अकाउंट के अंदर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अंदर। जरा ध्यान से सुनना, याद होगा आपको फर्स्ट लेक्चर जब मैंने गुडविल का पढ़ाया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट आपको एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा मिले, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट आपको एक अकाउंटिंग ईयर तक मिलता है। जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो P&L के अंदर जाते हैं, और जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। तो आपने जो कंप्यूटर खरीदे 80,000 के, एक बात बताओ, अगर आप 80,000 की कंप्यूटर खरीदोगे तो क्या एंट्री पास करोगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी 80,000 से, क्योंकि कैपिटल नेचर का खर्चा है। कौन सा नेचर का खर्चा है, कैपिटल नेचर का, कंप्यूटर एसेट है हमारा, तो कैपिटल नेचर का खर्चा है। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश 80,000, आपको ये एंट्री पास करनी चाहिए थी, लेकिन जो आपने एंट्री पास करी, ये अमाउंट कौन से अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अंदर, यानी कि ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। आपने क्या एंट्री पास करी, देखो गलत एंट्री आपने क्या पास करी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने ये एंट्री पास करी कितने से, 80,000 से।
जब आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये एंट्री पास कर दी, ये क्या है हमारा एक्सपेंस दिखाया आपने ये 80,000 का, जबकि एक्सपेंस नहीं था, क्या था एक्सपेंडिचर था हमारा। और जो आपने अगर ये एक्सपेंस दिखाया तो ये एक्सपेंस आपने कहाँ ट्रांसफर करा होगा, पी एंड एल अकाउंट के अंदर। तो इसकी अगली एंट्री नीचे पास करी होगी आपने, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, कितना ये एंट्री पास होनी चाहिए थी, आपने ये एंट्री पास ना करके ये दोनों एंट्री पास कर दी। यानी कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखाया आपने पहले तो कंप्यूटर का खर्चा, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखाने के बाद उसको कहाँ ट्रांसफर करना होगा, पी एंड एल के अंदर। और जब ये खर्चा पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर ट्रांसफर हुआ तो जिस वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, डिक्रीज। शो करके दिखाऊं ना तो मैं आपको पी एंड एल अकाउंट बना के शो कर लेते हैं। ये बना है पी एंड एल अकाउंट, यानी कि पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में हमने शो करा किस नाम से, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से, ये टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 80,000, यानी कि आपने ये खर्चा शो करा यहाँ पे। क्या एक बात बताओ, क्या वाकई में खर्चा पी एंड एल अकाउंट का था, नहीं था, क्यों, एक्सपेंडिचर था, कंप्यूटर का खर्चा था, और ये कहाँ आना चाहिए था, बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन ये बैलेंस शीट के अंदर ना आके आपने किसके अंदर पोस्ट कर दिया, पी एंड एल अकाउंट के अंदर। लेकिन जब ये खर्चा आपने बैलेंस शीट में पोस्ट ना करके पी एंड एल अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, आपने प्रॉफिट के अंदर से क्या कर दिया होगा, माइनस। देखो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड आ रहा है, तो डेबिट साइड क्या आते हैं, खर्चे, और जितने भी खर्चे पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में आते हैं वो आपके प्रॉफिट को क्या करते हैं, रिड्यूस। तो इसने आपको 80,000 से प्रॉफिट क्या कर दिया होगा, रिड्यूस। क्या ये वाकई में खर्चा पी एंड एल का था, नहीं, ये तो बैलेंस शीट के अंदर जाता, लेकिन आपने फिर भी इसको कहाँ दिखाया, पी एंड एल के अंदर। क्या आपने गलती करी, यस आपने गलती करी। अब इस गलती को क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई। और रेक्टिफाई कैसे करोगे, जो आपने 80,000 प्रॉफिट के अंदर से माइनस कर दिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से, जबकि कंप्यूटर का खर्चा था जो कि बैलेंस शीट का पार्ट था, तो आपको खर्चा यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये खर्चा आपको यहाँ से जब हटाओगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 80,000 से इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको एडजस्टमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस परचेज ऑफ कंप्यूटर wrongly shown as ट्रैवलिंग एक्सपेंस। 80,000 आप दोबारा से क्या करोगे, ऐड, कौन सी ईयर में, 2018 के अंदर। बात समझ में आती है यहाँ तक, ये एडजस्टमेंट समझ में आया। और देखो लास्ट में क्या दे रखा है आपको कि इस कंप्यूटर के ऊपर अब आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, कौन से मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। और रेट कितना है, 10% पर एनम। कंप्यूटर कब खरीदे थे आपने, कंप्यूटर कब खरीदे थे, 1 जुलाई 2017 को 80,000 के। अब इसके ऊपर अगर 10% डेप्रिसिएशन लगाओगे तो कितना आएगा, 8,000। और 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, कितने मंथ्स का लगेगा, 9 मंथ्स का। तो इंटू 9/12 डेप्रिसिएशन कितना आया, 6,000। याद करो जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, जब आप डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हो तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो डेप्रिसिएशन जो आया आपका 2018 वाले ईयर का कितना आया, 6,000। तो जो आपके पास डेप्रिसिएशन 6,000 रुपीज आया तो आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, कितना, 6,000। और जो डेप्रिसिएशन है मशीन का वो आप कहाँ ट्रांसफर करते हो, पी एंड एल के अंदर। तो अगली एंट्री क्या होनी चाहिए थी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, कितना, 6,000। आपको ये एंट्री पास करनी है। एक बात बताओ, जब आपने कंप्यूटर खरीदा था उसको आपने खर्चा दिखाया, उस समय एक्सपेंस दिखाया, तो उस समय क्या डेप्रिसिएशन लगा होगा, नहीं लगा होगा। अब आपने वो खर्चा आपने जब वापस करवा दिया यहाँ से 80,000 दोबारा ऐड करके, तो अभी नॉर्मल सी बात है कि उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा आपको, डेप्रिसिएशन। और जब आप डेप्रिसिएशन नॉर्मली लगाओगे तो इसके वजह से आपका प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज। क्या होगा,
डिक्रीज, अभी प्रॉफिट जो डिक्रीज होगा तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। कितना माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, 6000 इस ईयर का, और अगला साल भी तो है हमारे पास, कंप्यूटर तो है हमारे पास, और नेक्स्ट ईयर भी पड़ा हुआ है, तो 80,000 का कंप्यूटर नेक्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, 10% के हिसाब से। क्यों, क्योंकि कौन सा मेथड था, स्ट्रेट लाइन। कितना आएगा यहाँ पे, 8000। ठीक है, सारे के एडजस्टमेंट हो गए हमारे। कैलकुलेशन करो, कितना आया, 1,50,000 टोटल प्रॉफिट निकल कर आया। इसका प्रॉफिट कितना आया, 150 माइनस का था, और ये प्लस का, और ये भी प्लस का, तो कितना आया हमारे सामने, 10,000 माइनस का आया। इधर 150 प्लस का है, 80 प्लस का है, और 6,000 क्या है, माइनस का, तो कितना आएगा, 2,24,000। और इधर कितना आएगा, 2 लाख माइनस 8,000, तो 1,92,000। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट निकलकर आ गए। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था कि आपको जो गुडविल निकालनी है 100% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 इयर्स। तो आपने लास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट निकाल लिए एडजस्टमेंट करने के बाद, अब इसका क्या निकालोगे आप, एवरेज। और एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, यहां पे लिखोगे आप एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, कितना एवरेज प्रॉफिट आया, इक्वल टू 1,50,000 प्लस ब्रैकेट के अंदर 10,000 माइनस का, प्लस 2,24,000 प्लस 1,92,000। टोटल प्रॉफिट आया। इसको आप कैसे डिवाइड करोगे, 4 से, क्योंकि लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट है आपके सामने, और डिवाइड करने के बाद आपका कितना आएगा आंसर, 5,56,000 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू रुपीज 1,39,000। ये तो आपका एवरेज प्रॉफिट आया। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 1,39,000। ये आपका क्या है, एवरेज प्रॉफिट। अब क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन गुडविल की वैल्यू क्या बोली थी आपको, 100% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो 1,39,000 का अगर आप 100% करोगे, यानी कि गुडविल इक्वल टू 1,39,000 इंटू 100% करोगे तो कितना आएगा, रुपीज 1,39,000 ही आएगा। तो ये गुडविल निकल कर आई वाई की कितनी, रुपीज 1,39,000। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आगे भी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें एक और। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको हम हटा देंगे यहाँ से। एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जरा। देखो एक क्वेश्चन है हमारे सामने, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। यानी कि पिछले 5 सालों का लास्ट 5 इयर्स का आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और गुडविल निकालने के लिए उसका किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। क्यों क्या लिखा है, 2 इयर्स परचेज। आगे क्या दिया हुआ है, वेट्स असाइन। आपने वेट असाइन कर रखे हैं, मैंने आपको बताया था वेट्स कैसे असाइन होते हैं। जो आपका लेटेस्ट ईयर होता है उसको आप हाईएस्ट वेट देते हो, और जो आपका पीछे वाले ईयर होते हैं उनको आप लोएस्ट वेट देते हो। देखो 1 2 3 4 5 अपने वेट दे रखे हैं। कब कब के, ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, 16, 17, 18 और 19। नीचे एक टेबल है, और टेबल के अंदर आपको लास्ट 5 ईयर से क्या दे रखे हैं, प्रॉफिट। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ऑन द स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स इट वाज रिवील्ड दैट, यानी कि आपने अकाउंट्स क्या करी, स्क्रूटनी करी, और आपके सामने कुछ बातें सामने हैं। कौन कौन सी, there was abnormal loss of rupees 50,000 incurred during the year ended 31st of March 2015, यानी कि 2015 के अंदर कुछ आपको abnormal loss हो गया था 50,000 रुपीस का। आगे क्या दे रखा है, abnormal gain of rupees 30,000 was earned during the year ended 31st of March 2016, यानी कि 31st मार्च 2016 के अंदर आपने एक abnormal gain हुआ आपको कितने रुपए का, 30,000 का।
आगे क्या बोल रहा है देखो, repairs to car amounting to 40,000 was wrongly debited to vehicle account on 1st January 2018. Depreciation was charged on vehicle at the rate of 10% per annum on straight line basis. और आगे क्या बोल रहा है, closing stock as on 31st March 2018 was overvalued of ₹50,000. ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको हम सॉल्व करते हैं, जरा एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। उस टेबल को क्या नाम देते हैं, एडजस्टमेंट टेबल। आपने एडजस्टमेंट टेबल बनाया और कितने ईयर्स हैं, 5 ईयर्स हैं। तो 2015, 2016, 17, 18 और 19। ठीक है, ये आपके ईयर और आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं यहाँ पे, तो आप प्रॉफिट की फिगर लिख लोगे। कितना कितना प्रॉफिट है, 36,000, 1,70,000, 1,90,000, 2 lakhs और 3,50,000। आपके सामने प्रॉफिट्स दे रखे हैं और हम एक काम करते हैं, बारी बारी से एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और उस एडजस्टमेंट का इफेक्ट इस जगह पे लेंगे। ठीक है, देखो पहला एडजस्टमेंट क्या है, abnormal loss of ₹50,000 was incurred during the year ended 31st of March 2015। यानी कि जो ईयर एंड है आपका 31st of March 2015 के अंदर, वहां पे एक आपको एबनॉर्मल लॉस होता है कितने का, 50,000 का। अब एबनॉर्मल लॉस हो गया जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, डिक्रीज। आप दोबारा से क्या करोगे, उसको ऐड बैक, तो प्लस एबनॉर्मल लॉस कितना, 50,000। ठीक है, अगला एडजस्टमेंट क्या है देखो, एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹30,000 एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ 31st of March 2016। यानी कि जब आपका ईयर एंड हुआ 31st मार्च 2016 के अंदर आपके पास एक एबनॉर्मल गेन था 30,000 का, यानी कि आपका नॉर्मल तो गेन था ही नहीं है। कौन सा गेन था, एबनॉर्मल गेन था। और अगर आपका ये एबनॉर्मल गेन है तो प्रॉफिट इससे क्या हो गया होगा, इंक्रीज। आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिक्रीज, तो माइनस एबनॉर्मल गेन कितना, 30,000। देखो अगला एडजस्टमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है, repairs of car amounting to ₹40,000 was wrongly debited to vehicle account on 1st January 2018। जरा ईयर बनाते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पर 17-18 फाइनेंशियल ईयर है। उसके अंदर क्या हुआ है, कब की बात है ये, 1 जनवरी 2018 की, यानी कि इस टाइम पे क्या हुआ, एक कार थी, कार के ऊपर आपने रिपेयर कराई थी, कितने रुपए की, 40,000 की, और आपने वो कार की रिपेयर कौन से अकाउंट में पोस्ट कर दी, व्हीकल अकाउंट के अंदर। इसके अंदर पोस्ट कर दी व्हीकल अकाउंट के अंदर। एक बात बताओ, कार की रिपेयर कितनी कराई थी आपने, 40,000 की। कितनी कराई थी यहाँ पे कार की रिपेयर, 40,000 की। और आपने रिपेयर जब कराई, एक बात बताओ, रिपेयर कराना चाहिए था आपको 40,000 का, रिपेयर तो कराई, लेकिन वो आपने एंट्री पोस्ट कहाँ पे करी, व्हीकल अकाउंट के अंदर। यानी कि आपको सही एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी 40,000 से। और अगली एंट्री की क्या बनती, P&L अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स, कितना, 40,000। आपकी ये एंट्री पास होनी चाहिए थी।
आपने ये एंट्री पास ना करके कौन सी एंट्री पास करी, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 40,000। ये बताओ रिपेयर में आपका कौन सी नेचर का खर्चा है, कैपिटल की रेवेन्यू, रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, और जितने भी रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं वो कहाँ आते हैं, P&L अकाउंट के अंदर। तो ये एक्चुअल में होना चाहिए था और P&L अकाउंट के अंदर इस चीज की पोस्टिंग होनी चाहिए थी, लेकिन आपने किस नाम से पोस्ट करा, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश। और जब आपने व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश करा, आपने ये दिखाया कि आपने व्हीकल खरीदा है कितने का, 40,000 का। इस एंट्री से तो यही मालूम पड़ रहा है ना कि आपने व्हीकल खरीदा है, लेकिन एक्चुअल में आपने व्हीकल तो खरीदा ही नहीं, आपने क्या किया, रिपेयर कराई। जब आपने व्हीकल खरीदा हुआ दिखा दिया तो क्या ये P&L के अंदर आया होगा, नहीं, ये कहाँ आया होगा, बैलेंस शीट के अंदर। जब ये खर्चा आपने P&L के अंदर ना दिखाते हुए बैलेंस शीट के अंदर पोस्ट कर दिया तो P&L अकाउंट आपका किस पे चल रहा होगा, एक्सेस में चल रहा होगा, क्योंकि ये खर्चा तो P&L का था, P&L के अकाउंट के डेबिट साइड से माइनस होना चाहिए था। ये खर्चा P&L के अकाउंट के डेबिट साइड से जब माइनस हुआ ही नहीं तो आपका प्रॉफिट क्या शो रहा होगा, ज्यादा शो रहा होगा। लेकिन अब इसको जब आप रेक्टिफाई करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस खर्चे को P&L के अंदर दिखाना पड़ेगा, और जब आप इस खर्चे को P&L के अंदर दोबारा दिखाओगे तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो एंट्री यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस रिपेयर्स ऑन व्हीकल, देखिए व्हीकल के ऊपर आपको रिपेयर शो करना है दोबारा से, और ईयर कब एंड हो रहा है आपका, 31 मार्च 2018 को। तो कौन सी ईयर का प्रॉफिट इफेक्ट होगा, 18 का कि 17 का, 18 का एंड यहाँ पे हो रहा है ना, तो कौन सी ईयर का प्रॉफिट इफेक्ट होगा, ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 का ईयर इफेक्ट होगा। कितने से माइनस करोगे आप, 40,000 से। देखो P&L अकाउंट डेबिट टू रिपेयर, आपको ये एंट्री पास करनी चाहिए, यानी कि P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दोबारा से पोस्टिंग करोगे जो उसकी पोस्टिंग रह गई थी। अब पोस्ट करोगे डेबिट साइड में तो ये आपका क्या है, खर्चा, खर्चा है तो प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज। तो माइनस रिपेयर्स ऑन व्हीकल 40,000। बात समझ में आती है यहाँ तक। एक बात बताओ, आगे एक चीज और दे रखी है, and depreciation was charged on vehicle at the rate of 10% per annum on straight line basis। एक बात बताओ, आपने ये 40,000 का जो मशीन खरीदी, आपने ये एंट्री पास करी थी या आपने ये एंट्री पास नहीं करी। जब आपने ये एंट्री पास करी नहीं, आपने इसको व्हीकल अकाउंट का खर्चा दिखाया, और जब आपने जैसे इसको व्हीकल अकाउंट के अंदर पोस्ट करा तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा होगा वो आपने कहाँ पोस्ट करा होगा, P&L के अंदर। तो क्या आपको वाकई में करना चाहिए था, नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो खर्चा है, रिपेयर का खर्चा, और रिपेयर्स के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है। लेकिन आपने इसको मशीन व्हीकल के नाम से दिखाया और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगा दिया, तो डेप्रिसिएशन कहाँ पोस्ट हुआ होगा, P&L अकाउंट के अंदर, और जिस वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम। तो जो डेप्रिसिएशन फालतू में आपने इसके ऊपर लगाया जो कि नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि कौन से किस चीज के पार्ट था, रिपेयर्स का पार्ट था, और रिपेयर्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है। जब रिपेयर्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है तो आपने इसको जब बैलेंस शीट के अंदर पोस्टिंग दिखा दी और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, डिक्रीज। अब आपको डेप्रिसिएशन क्या करना है, वापस देना है, और जब आप डेप्रिसिएशन वापस लोगे तो क्या करोगे आप इसके अंदर, प्लस, यानी कि डेप्रिसिएशन अगर आपने दिखाया होगा P&L अकाउंट के अंदर तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा, डिक्रीज आपका फालतू में। तो आपको वाकई में डेप्रिसिएशन दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाना चाहिए था। तो प्रॉफिट जो आपका ऑलरेडी डिक्रीज हो गया होगा उसको आप दोबारा क्या करोगे, ऐड बैक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस डेप्रिसिएशन। अब एक बात बताओ, 40,000 से लेके यहाँ तक का आप डेप्रिसिएशन कितना आएगा, जरा बताना मेरे को। 40,000 पे 10% कितना हुआ, 10% है ना, हाँ 10% कितना आया, 4,000। और कितने महीने का निकालना है डेप्रिसिएशन हम लोगों को यहाँ पे, 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का ही है ना, 3 मंथ्स का इंटू 3/12। तो डेप्रिसिएशन कितना ऐड बैक होगा इस साल का, 1,000। और नेक्स्ट ईयर का कितना डेप्रिसिएशन ऐड होगा, यहाँ पे कितना डेप्रिसिएशन ऐड होगा, 40,000 के ऊपर पूरे साल भर का स्ट्रेट लाइन के हिसाब से 4,000। तो आपने ये डेप्रिसिएशन क्या कर दिया, ऐड बैक। ये एडजस्टमेंट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट।
बात समझ में आती है? तो आपने जो रिपेयर्स का खर्चा था, आपने रिपेयर का खर्चा ना दिखा के व्हीकल अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करी। जब आपने व्हीकल अकाउंट के अंदर पोस्ट करी तो वो खर्चा आपका पीएनएल के अंदर आया ही नहीं, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब प्रॉफिट आपको नॉर्मल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीएनएल के अंदर दोबारा से पोस्टिंग करनी पड़ेगी। और आपने जब इसकी दोबारा से पीएनएल के अंदर पोस्टिंग करी तो प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा आपको, डिक्रीज, जो एक्सेस में चल रहा था। अब आपने खर्चा जब व्हीकल के नाम से दिखाया तो उसके ऊपर जो लगने वाला डेप्रिसिएशन था, अब जब आप इसको व्हीकल के नाम से दिखाओगे तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन अगर आप लगाओगे वो पीएनएल के अंदर पोस्ट करोगे, जब वही डेप्रिसिएशन अगर आप पीएनएल के अंदर पोस्ट करोगे तो जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेकिन क्या वाकई में इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, नहीं लगना चाहिए था। तो आपका जो प्रॉफिट कम हो गया इसके अंदर, आप दोबारा से क्या करोगे, ऐड बैक। तो इससे हमने डेप्रिसिएशन क्या किया है, ऐड। यहाँ तक बात समझ में आती है? अगला एडजस्टमेंट पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ था। Closing stock on 31st of March 2018 was undervalued by 50,000। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक था 31st of March 2018 के अंदर, वो आपने क्या कर दिया, अंडर वैल्यू कर दिया। बातें समझना, लॉजिक समझना है इस चीज के पीछे, क्योंकि इसको रटने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लॉजिक समझते हैं। 2018 का ईयर एंड है ना, तो एक काम करते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं पहले। तो पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। चलो और यहाँ पे ट्रेडिंग बनाते हैं 2019 का। इमेजिनरी फिगर्स लेके चलते हैं। आपने 11th क्लास के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा। तो यहाँ पे आता है आपका टू ओपनिंग स्टॉक, मान लो 4000 का, टू परचेज मान लो 6000 की, बाय सेल्स मान लो 10,000, मान लो 15,000 का था, और बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,000 का था, और टू जीपी कितना आया होगा, 30 - 10 20,000। ठीक है, ये इमेजिनरी फिगर्स लिए हैं मैंने। जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है 18 का, ये 2019 का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। तो टू ओपनिंग स्टॉक 15,000, मान लो सर आपने कुछ परचेजेस करी 5,000 की, और बाय सेल्स आपने करा बाय क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो मान लो 30,000 का, 30 का नहीं, सेल में लिखाता हूँ यहाँ पे 15,000 की, क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पे लिखाता हूँ फिर से 15,000 का। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अगर मैंने 15,000 का यहाँ पे दिखाया तो यहाँ पे हमारा टू जीपी कितना हो गया, 10,000। मैंने आपके सामने 2 साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, 18 का और 19 का। अब मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन का इफेक्ट दिखाऊंगा क्वेश्चन के अंदर कि इसका आपके प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, मान लो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है 18 का। क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, अंडर वैल्यू। क्या हो गया, अंडर वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका अंडर वैल्यू हो जाए, यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक था 15,000 का, आपने 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक ना दिखा के क्लोजिंग स्टॉक 15,000 का ना दिखा के आपने क्लोजिंग स्टॉक अगर 10,000 का दिखा दिया, यानी क्या कर दिया, अंडर वैल्यू कर दिया। यानी होना तो चाहिए था 15,000 का, आपने उसको नीचे अंडर वैल्यू करके दिखाया कितना, 10,000। तो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट के ऊपर क्या फर्क आया होगा, बताओ। 15 और 10 25, 25 - 10, तो आपका प्रॉफिट भी क्या हो गया होगा, रिड्यूस। क्या हो गया होगा, रिड्यूस। कितना आया होगा प्रॉफिट,
प्रॉफिट कितना चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कुछ सोचो, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक 10,000 पे यहाँ पे कर दिया, यानी कि अंडर वैल्यू कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक होना कितना चाहिए था 15, आपने कितना दिखाया 10, कितना दिखाया 10। तो जो आपने क्लोजिंग स्टॉक को 10,000 दिखा दिया यहाँ पे, तो जिसके हिसाब का प्रॉफिट 20,000 तो होना चाहिए था एक्चुअल में, लेकिन प्रॉफिट भी कितने से रिड्यूस हो गया आपका 5,000 से। बात समझ में आई? तो इस साल के प्रॉफिट में फर्क आया। लेकिन अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू करा यहाँ पे 10,000 का, तो यहाँ पे ये ओपनिंग स्टॉक बना होगा, तो ये भी अंडर वैल्यूएशन चल रहा होगा, ये भी कितने का शो हुआ होगा यहाँ पे 10,000 का। और जिसके हिसाब से 10,000 का शो हुआ होगा, तो इस साल के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा हमारा, जरा बताना। प्रॉफिट कितना होना, कितना दिख रहा होगा यहाँ पे? अब प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा 15,000। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा, प्रॉफिट होना चाहिए था एक्चुअल में 20, लेकिन आपने जैसे क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन करा, तो प्रॉफिट क्या हो गया आपका रिड्यूस, कितने से 5,000 से। और यहाँ पे जो अंडर वैल्यूएशन आपने क्लोजिंग स्टॉक का करा, तो वो यहाँ पे वही स्टॉक हमारा ओपनिंग बना होगा, और यहाँ पे वो अंडर वैल्यू हो गया, तो अगले साल का प्रॉफिट आपको क्या दिख रहा होगा, ज्यादा। यहाँ पे 10,000 में एक्चुअल होना चाहिए था, लेकिन वो कितना गया 15। तो बताओ ये सही है कि गलत? गलत। सही है कि गलत? गलत है। तो आपको ये चीज सही करनी है। तो इसको अगर आपको याद करना है, तो ये कौन सी साइड होती है हमारी, एक्सपेंस साइड। ये हमारी कौन सी साइड होती है, एक्सपेंस। और ये कौन सी साइड होती है हमारी, इनकम। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ, किसी की बात कर रहा हूं, अंडर वैल्यूएशन की, अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका अंडर वैल्यू हुआ, तो यानी कि इनकम साइड आपकी क्या हो गई, कम। अगर इनकम साइड कम हो गई, तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इनकम कम होगी अगर, तो प्रॉफिट भी क्या होगा, कम। देखो प्रॉफिट कम हो गया यहाँ पे, तो प्रॉफिट अगर कम हो गया, आपको इसको दोबारा से सही पोजीशन पे लाना है, तो आपको प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, दोबारा से ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये कौन साइड है, एक्सपेंस साइड है, यहाँ पे ये अंडर वैल्यूएशन हो गया, यानी कि एक्सपेंस साइड क्या हो गई, एक्सपेंस साइड है, और एक्सपेंस साइड पे अगर अंडर वैल्यू हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था ये अंडर वैल्यूएशन। तो जो नेक्स्ट ईयर आएगा, तो नेक्स्ट ईयर आते आते तो यहाँ पे भी तो अंडर वैल्यूएशन दिखाई दे रहा होगा, जिसकी वजह से आपकी एक्सपेंस साइड भी क्या हो गई, डाउन। अगर आपकी एक्सपेंस साइड डाउन हो जाएगी, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि इनकम तो कांस्टेंट है। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्यों, क्योंकि आपके खर्चे क्या हो रहे हैं, कम। यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक 15 का होना चाहिए था, आपने 10,000 दिखा दिया। अगर आपने 15 का 10,000 दिखा दिया, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, देखो इंक्रीज। एक्चुअली प्रॉफिट कितना होना चाहिए था 10,000, और आपने कितना दिखा दिया 15,000। तो आपने गलत किया कि सही, गलत। आपको यही चीज क्या करनी है, इफेक्ट लेके सही करना है। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन होगा, यानी कि इनकम साइड आपकी क्या हो जाएगी, कम, तो आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा उस साल का, कम। तो प्रॉफिट अब इस साल, पिछले साल का तो कम होगा, और नेक्स्ट ईयर आपका वही क्लोजिंग स्टॉक अगर ओपनिंग स्टॉक बना होगा, तो एक्सपेंस साइड क्या हो गई होगी, कम। तो इस साल का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, ज्यादा। तो आपको इसी जगह क्या करना है, एडजस्टमेंट। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे देखो क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, आप क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको 2018 का, यानी कि इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या हो गया, अंडर वैल्यू। कितने रुपए से अंडर वैल्यू हुआ, 50,000 से। अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक 50,000 से अंडर वैल्यू हुआ होगा, तो आपका प्रॉफिट भी क्या हो गया होगा, डिक्रीज। आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से उस प्रॉफिट को ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए ऐड बैक। तो आप क्या करोगे, प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हुआ होगा, तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा, डिक्रीज। वहां पे मैंने आपको इफेक्ट दिखाया, तो डिक्रीज हो गया होगा, तो उसको दोबारा से क्या करोगे आप, ऐड बैक 50,000। और वही अंडर वैल्यूएशन की वजह से स्टॉक के अगले साल का जो प्रॉफिट हो गया होगा, वो क्या हो गया होगा, ज्यादा। तो उसको अब आपको ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है, तो अब क्या करोगे, प्रॉफिट को माइनस, और माइनस के लिए यहाँ पे क्या लिखोगे आप, माइनस ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। एक साल का स्टॉक अंडर वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक, दूसरे साल का वही स्टॉक क्या हो जाएगा, ओवर वैल्यू। और वही स्टॉक क्या कहते हैं, स्टॉक आपका नेक्स्ट ईयर का अगर ओवर वैल्यू हो गया, तो आपकी एक्सपेंस साइड क्या हो जाएगी, सॉरी अंडर वैल्यू हो गया, सॉरी अगर ये अंडर वैल्यूएशन हो गया यहाँ पे पिछले साल का
क्लोजिंग स्टॉक, तो यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक, और वो ओपनिंग स्टॉक जो अगले साल का बनेगा वो भी क्या हो गया होगा, अंडर वैल्यू, और वो भी अगर अंडर वैल्यू हो गया तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा, इंक्रीज। आपको प्रॉफिट को क्या करना है, नॉर्मल पोजीशन पे लाना है। तो यहाँ पे ओवर वैल्यूशन नहीं, अंडर वैल्यूशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे हम, सॉरी, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। बात समझ में आती है, तो उसको आप क्या करोगे, माइनस। और कोई तो एडजस्टमेंट है नहीं हमारे पास, एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लो, टोटल कितना है 86, इसका कितना है 1,40,000, इसका कितना है 1,90,000, इसका कितना आएगा 2,11,000, और यहाँ पे कितना आएगा 3,04,000। अगर क्वेश्चन के अंदर ये बोल देता आपको कि क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, ओवर वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू हो जाएगा यानी कि इनकम साइड क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और इनकम साइड अगर इंक्रीज हो गई है आपकी तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज। तो आपको नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो वहां पे क्या लिखोगे आप उस केस के अंदर, अगर ओवर वैल्यूशन हो जाए क्लोजिंग स्टॉक तो माइनस ओवर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और ये साइड ओवर वैल्यू हो गई तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा, इंक्रीज। उसको नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए क्या करोगे आप, माइनस, और यही ओवर वैल्यूशन अगले साल भी क्या दिखेगा, ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक दिखेगा। और ओवर वैल्यूड अगर ओपनिंग स्टॉक दिख गया यानी कि एक्सपेंस साइड आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और एक्सपेंस साइड अगर इंक्रीज हो गई तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। फिर आपको नॉर्मल पोजीशन पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको दोबारा से ऐड बैक करना पड़ेगा। तो अगले साल क्या लिखोगे आप, प्लस ओवर वैल्यूशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूशन के केस के अंदर। ये मैंने आपको अंडर और ओवर वैल्यूशन का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक समझा दिया। अब ये आपने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिए। आपके क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, वेट्स, वेट्स दिए हुए थे, और वेट्स का दिए हुए हैं, अगर क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ आगे यहाँ पे लिखोगे ईयर एंडेड, ईयर एंडेड, कब ईयर एंडेड हुए हैं, 31 मार्च 2015, 31 ऑफ मार्च 2016, 31 ऑफ मार्च 2017, 31 मार्च 2018, और 31 ऑफ मार्च 2019 ये हैं। अब इनके सामने प्रॉफिट कितने कितने आए, 86,000, 1,40,000, 1,90,000, 2,11,000, 3,04,000। तो इसके सामने आपने वेट्स दे रखे थे, वेट्स कितने कितने थे, 1 2 3 4 5, और वेट्स का इसमें क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोडक्ट कितना आएगा, यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्ट कितना कितना आएगा, 86,000, 1,40,000 into 2, 2,80,000, यहाँ पे कितना आएगा 5,70,000, 8,44,000, और 15,20,000। इनका टोटल आएगा यहाँ पे 33 lakhs। और वेट्स का कितना टोटल आएगा हमारे पास 15। अब यहाँ पे क्या निकालोगे आप, वेटेड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, जो टोटल वेट्स का मल्टीप्लिकेशन आया कितना 33 लाख डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट कितना है 15, कितना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट 2,20,000। और गुडविल के बारे में क्या बोल रहा था वो आपको क्वेश्चन के अंदर, गुडविल इज टू वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो आया 2,20,000, इसके अंदर आप किसका मल्टीप्लाई करोगे 2 का, तो गुडविल इक्वल टू 2,20,000 इंटू 2 कितना आएगा 4,40,000। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आई होप आपको ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन और एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन मैंने आपको दोनों सिखा दिया, जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देगी किस तरीके से आपको एडजस्ट करनी है क्वेश्चन के अंदर, ये भी मैंने आपको बता दिया।
सबसे मेन तो हमारा यही था, अंडर वैल्यूशन और ओवर वैल्यूशन जो मैंने आपको समझाया, और डेप्रिसिएशन जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें डेप्रिसिएशन क्या करा था हमने माइनस, यहाँ पे क्या क्यों किया डेप्रिसिएशन प्लस, वो भी मैंने आपको रीज़न बता दिया। ठीक है, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बता दिया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर होगा और आपने उसको रेवेन्यू कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ आना चाहिए था, बैलेंस शीट में। आपने अगर उसको रेवेन्यू शो कर दिया तो वो कहाँ डाल दिया आपने एक्सपेंडिचर, P&L अकाउंट के अंदर, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, डिक्रीज। तो आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, ठीक, ये स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड के कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको आज ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।